हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुरेश रावत तुम सभी के लिए लेके आ चुका हूँ हमारा एडवांस क्वेश्चंस का लेक्चर, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं एडवांस क्वेश्चन ऑफ जेई। ओके, सो हम जो एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली एडवांस क्वेश्चन हम जेई नहीं, एडवांस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम एडवांस क्वेश्चन उस वे में नहीं करेंगे जिसमें वो आए थे, बिकॉज वो क्वेश्चन आए थे काफी सारे कॉन्सेप्ट को मिला के। देखो जी एडवांस से क्वेश्चन बनता है ना, समेशन ऑफ थ्योरी। तुम्हें थ्योरी ढंग से आनी चाहिए, तुम्हें फॉर्मुलेज आने चाहिए, है ना, तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन आना चाहिए एंड मैनी अदर थिंग। मतलब तुम्हें ना मैथ प्रॉपरली आना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी रहती है। तुम्हें प्रॉपरली ना उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन किया रहना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बन पाता है। तुम सोचोगे ना ये तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम वो क्वेश्चन बना लाओगे, ऐसा नहीं होता दादा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जीरा क्वेश्चन जो है वो इतनी इजी नहीं बनता, बट हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इतने टफ नहीं होंगे जो एडवांस में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेवल है उससे बहुत नीचे नहीं होगा, बहुत ऊपर नहीं होगा, बट हाँ मिड में लाकर जाएगा। ठीक है, तो हम पैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ वो, लेकिन हम करेंगे वो तो हम करेंगे हम 11th में आ जाएंगे, जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, हम थोड़े समझदार हो जाएंगे। अगर मैं तो अगर अभी भी 11th का कोर्स कराऊंगा आगे तो उसमें हम करने वाले हैं कुछ, चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये सर हमें एडवांस कोचिंग करने पड़ता है, एडवांस कोचिंग करने के लिए थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ता है, तब क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आई हैव क्वालिफाइड जी एडवांस, मुझे मालूम है कैसे होनी है, चिंता ना करो, करेंगे क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो नाउ हम जो करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तो मैं थोड़े से कुछ फोर्सेस के बारे में बता देता हूँ। 3 फोर्सेस जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं आने चाहिए, तो बताने चाहिए, और जो कोर्सेस हैं उस तरीके के वो तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो है एडवांस अलग से एकदम कॉपी बनाना, अलग पेज बनाना, उसमें जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो लिख लेना। ठीक है, बिकॉज ये बिल्कुल अलग है, तुम्हारे अभी नहीं आने वाला। पहला फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? वो एक नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या बोलता है? नॉर्मल फोर्स अ फोर्स which is applied perpendicular। इसकी समझते हो इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ऐसे परपेंडिकुलर टू एनी ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल। मतलब क्या? ऐसा कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के नॉर्मली लगता है वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। अब कैसे? देखो, लेट्स सपोज यू गाइस हैव एन बॉक्स, okay, which is on the floor, which is on the floor. So the only force that is acting on it will be the what? Will be the sir gravitation force. But is what? Which is what? Which is nothing but sir, which is mg. So if a block is applying a force of mg to the ground, then the ground will also apply the same force on that block. And what is that force? That force is nothing but, so that is the normal force. Why is the normal force? So because it is acting just opposite to the object फोर्स ओरिएंटेशन। मतलब क्या? फोर्स का ओरिएंटेशन कैसा है ऑब्जेक्ट की तरफ से? वो है इस डायरेक्शन में। ओके, ऐसा। तो फिर हमारा जो नॉर्मल एवरी एक्शन एज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन था न्यूटन थर्ड लॉ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फोर्स होना चाहिए वो ऊपर लगना चाहिए, है कि नहीं? लगना चाहिए। तो ये जो फोर्स है सर, ये बात बताओ, ऐसा ऑब्जेक्ट था, इस पर ऐसा फोर्स लगा, तो सर इनके बीच में एंगल कैसा है? 90। तो कौन सा फोर्स हो गया? परपेंडिकुलर, यानी कैसा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल पर। अच्छा, अगर तुम बोलोगे अच्छा सर ऐसा, ठीक है, मान लिया हमने, आपने बोला, मैंने मान लिया। अगर ये बात बताओ कि मैं बोलूं ऐसा कि ये mg था सर, और मैंने ना इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F। कैसा फोर्स लगाया? तब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना? इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स पूछ रहा हूँ, नेट फोर्स। सर mg ऊपर है? नहीं, mg नीचे है, mg नीचे डायरेक्शन में, F1 ऊपर डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होगा ना सर वो होगा mg माइनस F। अब अगर सर F1 बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल उठ जाएगा, और नीचे ज्यादा फोर्स होगा तो सर वो पार्टिकल वही रहेगा। तो एक बात डिपेंड करता है mg माइनस F1। तो सर नेट फोर्स कितना है? अगर मैं इसको बोल दूं F नेट, अभी मैं मान रहा हूँ कि mg मेरा बड़ा, अभी मैं मान रहा हूँ क्या? mg मेरा एक बड़ा फोर्स है। mg अगर 80 है तो F1 मेरा 60 है,
तो मुझे खुद बताओ ना, अगर लेट्स सपोज तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है तो तुम्हें उस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतने फोर्स लगाना पड़ेगा ना जितना भाई जिसका इतना उसका वजन है कि नहीं। 60 किलो का अगर ऑब्जेक्ट 60 फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट उठा लोगे, है ना। तो क्या लेट्स सपोज हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि mg माइनस F1 यानी जो ऊपर नीचे फोर्स है वो नेट जो लग रहा है वो नेट नीचे लग रहा है, और नेट कितना लग रहा है एफ नेट, है ना। अब एफ नेट नीचे है, एफ नेट कैसा है नीचे है, तो भाई नॉर्मल तब भी लग रहा होगा सर, नॉर्मल तब भी होगा। तो सर तब नॉर्मल कितना हो जाएगा, तब नॉर्मल मेरा बराबर हो जाएगा सर एफ नेट के, तो मतलब एम जी माइनस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब क्या अगर एफ वन ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो कैसा होगा एम जी माइनस एफ वन। समझ में आया। नॉर्मल फोर्स दिखना है, नॉर्मल नेट फोर्स, नॉर्मल कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, वही हमारा क्या होता है नॉर्मल। समझ में आया होगा, इजी चीज है। नहीं भी आई है अगर तो कॉन्सेप्ट जो है हम क्वेश्चन में देखेंगे और समझ में आएगा। नॉर्मल फोर्स ज्यादातर अप्लाई होगा तुम्हारे जब फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना। चलो एक और तुम्हें चीज बता दूं, एक तुम्हारा सेकंड टाइप का फोर्स जो होता है वो होता है स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है बताइए। स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब लगता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब लगता है जब वो ऑब्जेक्ट में नहीं, सॉरी ये देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसी होती है, स्प्रिंग ऐसी होती है। अगर मान लो दो बंदों ने इसको यहाँ से तान दिया, लेट सपोज यहाँ पे एक बंदी हुई थी, ऐसे से तान दिया मतलब क्या खींच लिया, ऐसे एकदम से ना पुल कर लिया, पुल कर लोगे इसे तुम इसे अपनी तरह, तो फिर क्या होगा, ये खींच जाएगी ऐसा ऐसा, इसकी लेंथ इलांगेट हो जाएगी। फिर क्या होगा, तुमने छोड़ दिया तो भाई छोड़ने के बाद इतनी लेंथ की रहती है सर, नहीं सर ये तो वापस चली जाती है लेंथ पे, ये वापस क्यों गई, ऐसा क्या था इसका जो वापस चली, ऐसा कौन सा फोर्स लगा था इसकी वजह से वापस चली सर, तो फोर्स लगता है हमारा स्प्रिंग। कौन सा फोर्स सर, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ही वो फोर्स होता है जो कि हमारे स्प्रिंग को वापस ले जाने में हेल्प करता है। मतलब वही फोर्स जो होता है वो हमें हमारी स्प्रिंग को वापस उसकी ओरिजिनल लेंथ पे ले जाता है। समझ में आया। अब तुमने सोचा नहीं होगा, तुमने स्प्रिंग से खेलते तरीके में अभी ये नहीं सोचा ऐसा क्या हो रहा है कि स्प्रिंग वापस जा रही है, तुमने सोचा ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि इस तरह से वापस जाती है, लेकिन भाई ओरिएंटेशन तो है, लेकिन साइंटिफिकली क्या मतलब, तुम साइंस की तरीके से सोचो कि भाई ऐसा क्या हो रहा होगा सर, कोई ना कोई फोर्स पक्का हुआ तो ये वापस आ रही, तो वही जो फोर्स था वो होता है स्प्रिंग फोर्स। और फोर्स निकलता है कैसे, वो निकलता है कि जो नेट फोर्स होता है स्प्रिंग का वो डायरेक्टली अपोजिट होता है उसकी लेंथ। मतलब क्या कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, यदि कम लेंथ होगी उतना वो फोर्स क्या होगा, कम होगा। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली अपोजिट होता है कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाओगे तो क्या लेके आओगे, फोर्स टू के एक साइड। और ये ना जब फोर्स लिखते हो इस ऑब्जेक्ट तो माइनस लगाते हो, पता है माइनस क्यों लगाते हो, या तो तुम वही माइनस लगा देना, या मैं तुम्हें स्टार्टिंग में माइनस लगा देता हूँ, सीधे इसे पुट कर देना। माइनस क्यों लगाते हैं, सोचो जरा सोचो, तुमने जब फोर्स लगाया इस आर्टिकल पे, तुमने किस डायरेक्शन लगाया, इस डायरेक्शन में, तो हमारे जिस डायरेक्शन लगाया वो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। लेकिन जब हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया तो स्प्रिंग वापस गई कि नहीं गई, वापस इस डायरेक्शन में गई सर, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींचा था, तो वो फोर्स नेगेटिव होगा कि नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए, बिकॉज सर हमारा जो फोर्स हमने लगाया था वो हमारे डायरेक्शन में लगाया था, लेकिन जब स्प्रिंग गई तो वो पीछे वाली डायरेक्शन में गई हमारी तरफ से, पीछे डायरेक्शन था नेगेटिव है हमारी तरफ से, हम फोर्स को नेगेटिव बोलेंगे। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, है ना। It's very easy. Okay, now we'll go on to the question. Okay, let's move on to the questions, guys. Okay, so let's open up the questions. Yeah, question of the advanced. Okay. So the advanced type questions. Okay, काफी डरने वाली बात कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, बहुत ही इजी है ना, बहुत टफ नहीं है। बोल रहा हूँ लिखा है बेस्ड ऑन, बेस्ड लिखा है मतलब कि भाई इजी पहले हो चुका है, ठीक है हमारा। ठीक है, क्या बोल रहा है, a block of mass m नहीं है, ये गलती से लगा है, ये block of mass m है। a block of mass m is placed on a frictionless horizontal surface। frictionless horizontal surface, what does the frictionless mean sir, scientifically में समझाओगे तुम लोग, क्या होता है फ्रिक्शन, क्या होता है सर, mu into n। what is n here, n is nothing but sir the normal force acting on an object। what is mu here, the mu is nothing but sir it is friction coefficient। okay,
So now, what is the friction coefficient at the surface is frictionless? What is the frictionless means? So it has no friction. It has no friction means it has zero friction. So what does the zero friction means? That some mu is zero. The mu is zero. What does mu zero mean? So our object will slip on. Simple. सिंपल है सर. ऐसा सोचना है, चीजों को हमको तोड़ लेना है कि फ्रिक्शनलेस मतलब सर फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो मतलब म्यू जीरो, म्यू जीरो मतलब पार्टिकल स्लिप स्लिप कर रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन म्यू जीरो होगा पक्का है. हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी सरफेस है, ब्लॉक ऑफ मास है. हमें अब क्या बोल रहा है? Another block of mass and placed on top of it. The horizontal force F is operated on the lower block में. अब देखो जी बबुआ, बिल्कुल ना चैप्टर का अब नो है ना पीक चल रहा है, पीक एकदम कहीं गया पीक हमारा. अरे समझो, देखो ये समझो हमारा ब्लॉक था, और इस ब्लॉक के ऊपर हमारा एक और ब्लॉक. अरे यार ये ना इसीलिए ओके. तो क्या उसने क्या बोला था, एक बार दोबारा मान लेते हैं कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर तुम्हारा एक और ऑब्जेक्ट. अब क्या है भैया, उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला, a block of mass m is placed on a frictionless horizontal surface and another block of mass m is placed top on. If a frictional force F is applied on the lower block, find the frictional system. कर लेते हैं अपन. अब देखो उसने बोल दिया कि जो नीचे तो है भैया फ्रिक्शन जीरो है. कैसा नीचे फ्रिक्शन जीरो है सर. हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का. कैसे बता सकते हैं सर? सिंपल, फोर्स इज नथिंग बट एम. फोर्स नथिंग बट एम. हम नेट फोर्स निकाल देंगे. हम क्या निकाल देंगे? नेट फोर्स इज द पॉइंटल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. ये ना तो क्वेश्चन आता है जी एडवांस में, वहां पे ना ज्यादा जहाँ तुम्हें कभी पूछता है कि तुम्हें बिल्कुल वो नहीं देता, क्या नहीं देता, मैग्नीट्यूड नहीं देता, बोल देता है बस एफ फोर्स लग रहा है, ये एम मास का है, इसका एस्टिमेट बता दो ऐसे ऐसे. तुम्हें बस एक तरह समझो उसका फॉर्मूला या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें वैल्यू नहीं देता, लेकिन वो तुम्हें उस टर्म्स में तुम्हें ड्राइव करना पड़ता है उसका आंसर. ठीक है. अब वो जो सेम उससे क्वेश्चन है ना, फोर्स क्या होता है, एम लगता है सर, मुझे पता है. अब मुझे बेसिकली एम बताना पड़ेगा. फोर्स एफ लग रहा है, मुझे बताना है एम कितना लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एम कितना लग रहा होगा. मैं नेट सिस्टम पे एम बता दूं अगर अपना, तो मेरा एक्शन निकल आएगा. क्या निकल आएगा? एक्सेलरेशन निकल आएगा. मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में नहीं सर, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो. Okay sir, no problem. I don't have any kind of problem for that. But you guys know that we have no question, or we can say we have no idea. Sir, what is the friction between both these blocks? Have you guys think कि अगर तुमने एक के ऊपर एक ब्लॉक फिक्स कर दिया, तुम नीचे वाले को तुम फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाले पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? पहले फोर्स लगेगा कि लगेगा? तो पहले कौन सा फोर्स लगेगा? ये सेम क्वेश्चन तुमने एक चीज बताओ, जब मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है वो वाला अपन ने क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी के इंडेक्स वाला, जिसमें क्या था, उसने पूछा था अपन से कि अगर हम एक बस के ऊपर लगेज रखते हैं तो उस लगेज को हमें बांध के रखना पड़ता है. तो तुमने उसका आंसर क्या दिया? सर वो बांध के हमें इससे रखना पड़ता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा तो हमारे लगेज की जो स्थिति है, लगेज का जो हमारा सर काइंड ऑफ सिचुएशन है वो क्या है कि वो रेस्ट पे रहे, वो मूव ना करे. तो सर क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट आगे वो उस पर जब फोर्स आने लगता है तो हमारा जो इनर्शिया होता है वो उसे प्रिटेंड करता है या फिर उस पर एक्शन करता है कि वो उस पर पीछे फोर्स लगा के उसे क्या कर दे, नलिफाई कर दे, उसे रेस्ट कर दे. तो उस पीछे वाले फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिर सकता है, इस वजह से हम उससे बोला था. तो फोर्स क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. किससे अपोजिट डायरेक्शन में? सर जिसमें हमारा मोशन होगा. तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा फोर्स जो है एफ फोर्स नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे सामने तरफ लग रहा है तो हमारे सर इस वाले ऑब्जेक्ट पे भी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो लगेगा पीछे है ना. जिस वजह से पीछे आना चाहेगा, तुम सीधी जाते नीचे वाले ऑब्जेक्ट को धक्का दोगे तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे भी धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा?
सर बिल्कुल लगेगा, हाँ सर लगेगा ही लगेगा। ऊपर ऑब्जेक्ट धक्का लगेगा तो सर उस पे अगर एफ पीछे लगा, उस पे इनर्शिया की वजह से जो एफ पीछे लगा उस कारण उसका मोशन पीछे होगा, तो उसमें सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगेगा। समझो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहे हैं कि भाई इनर्शिया की वजह से जो ऑब्जेक्ट पीछे जाना चाहेगा, मतलब क्या गिरना चाहेगा तुम्हारे नीचे वाले ऑब्जेक्ट की वजह से, कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट जब आगे मूव कर रहा है, जब आगे मूव कर रहा है तुम्हारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, वो गिर जाए। वो गिरेगा क्यों नहीं, क्योंकि सर कोई फ्रिक्शन होगा ना, या तो फ्रिक्शन कम होगा तो गिर जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो नहीं गिरेगा, इक्वल होगा भी नहीं गिरेगा। मतलब क्या कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन लग रहा होगा सर इसके मोशन के ऊपर वाले ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन इसका कहाँ जाने वाला होगा, पीछे जाने वाला, तो उसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा, आगे लगेगा। देखो इसका ना सीधा आंसर है एफ बाय टू एम बाई ए। ये वाला कैसे आया, एफ बाय टू एम बाई ए कैसे आएगा, सिंपल ही ना सर, दो मास है, मास दोनों का एम है ऐसे ऐसे ऊपर रखे हुए हैं, मैं एक पे फोर्स लगा रहा हूँ तो सर ये चल जाएगा ऑब्जेक्ट। और अभी हम टोटल मास ले लेंगे, सर टोटल मास कितना हो जाएगा टू एम एम प्लस एम टू एम, तो सर टू एम एफ फोर्स है नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे, तो एफ बाय टू एम बाई ए। लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट से जाना है ना, हमें वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, हमें बताना है अगर दोनों ऑब्जेक्ट एम मास के हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एम मास के, उन पर हमारा कोई भी फ्रिक्शन होगा लेकिन उसे दिया नहीं, तो हम मान लेंगे कि भाई ऐसा फ्रिक्शन होगा ही नहीं जो उसे गिरा पाए। हम मान लेंगे ऐसा तो ये फ्रिक्शन ऐसा होगा ही नहीं कि उसे गिरा पाए। जब होगा ही नहीं तो सर हम उसे लेंगे लेंगे नहीं, तो हमारा सीधा है कि दोनों मास का मास ऐड करके हमने निकाल दिया। ठीक है, मैं मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा और नीचे वाले पे कहाँ लगेगा। अब मैं तुमसे पूछूं नीचे वाले पे कहाँ लगेगा, तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले फोर्स आगे लग रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, आपने खुद बता दिया यहाँ पे। आगे वाले पे कहाँ, ऊपर वाले पे कहाँ लगेगा, सर वो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पीछे मूव करना चाहेगा लेकिन मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, हो सकता है मूव कर भी जाए, मूव कर कंडीशन में करेगा तो हमारे साथ फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन मूव जब नहीं कर रहा होगा तब फ्रिक्शन का लग रहा होगा सर आगे की डायरेक्शन। हमारा ये तीसरी बात, आई होप मैं समझा पाया हूँ। पहले वाले का आंसर एफ बाय टू एम है, सीधे सीधे ये दोनों के मास को ऐड कर दिया और नीचे फोर्स लगा दिया नेट फोर्स, क्योंकि बाकी जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है उसके बीच। ठीक है, सो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Based on the J Advanced 2016, वे J Advanced 2016 बहुत टफ पेपर था भाई, उस साल का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, कट ऑफ बहुत नीचे गई थी। कट ऑफ क्या होती है कि समझो कि मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम आया था उस साल का। तो क्या बोल रहा है, टू ब्लॉक ऑफ मास 3 kg and 2 kg are connected by a light string passing over pulley. System is responsible for F and S, so some tension. टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर ये टेंशन कहाँ से आ गया, जीवन में वैसे ही बहुत टेंशन है सर, ये टेंशन कहाँ से आ गया इसमें। अरे बेटा जी देखो, इसका जो टेंशन है ना ये थोड़ा अलग टाइप का टेंशन है ना, ये टेंशन वो टेंशन नहीं है तुम सोचते हो। ठीक है, ये टेंशन जो है यार, ये वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, हम देखो होने का बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लैंड क्लास में होते बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम हल कर सकते। बात है अपने तुम्हें टेंशन समझाने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो तुम्हें छोड़ते हैं आप तो, है ना, आगे दूसरे छोड़ते हैं आए करते हैं, टाइम बचता है तो हम देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है, क्वेश्चन में थर्ड बोल रहा है, a particle is acted upon a constant force F if a particle starts on the race and the mass of particle is m, find the velocity after time t। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, a particle is acted upon by a constant force F, constant force कितना लग रहा है उस पर, F लग रहा है, and okay, if a particle starts from that initial velocity is 0, mass m equals to यहाँ पे 10, initial velocity is 0, mass is nothing but m. So if you want to calculate the acceleration for this object, so we know that what the force is nothing but mass into acceleration. So what's the acceleration here, acceleration is nothing but force upon the mass. Yeah, as you know. Now what we have to find in this question, we have to find what is the velocity after time t, velocity after time t. So as we have understood that what is the first equation of motion, is nothing but v is equal to u plus at, and we are finding about the acceleration here, acceleration is nothing but f by m and time is t, and so the velocity will come up to be f into t by. So as simple as that. Yes, this is the answer for our third question. Now let's move on to our fourth question. So what the fourth question is saying, let's read it. It's too easy, okay, you can do it on a phone. A block of mass m is connected to a spring constant. Now here's your concept came.
So what it's saying, M is connected to a spring of spring constant K. The block is displayed by a distance x, its equilibrium position, and the release by a maximum speed of the block. What's the maximum speed of the block? So let's come up to our whiteboard. So now अब देखो कि भाई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने x कुछ लेंथ खींच दिया, x कुछ लेंथ खींच देंगे, यहाँ मान लो हमने कुछ x लेंथ खींच दिया, ठीक। So what will the force on that object? The force अभी बताया था, that force is nothing but sir F is equal to kx। सर माइनस को लिया तो हमने डायरेक्शन बता दी कि ऊपर लग रहा है, तो kx वो हो गया। हमें क्या बताना है? हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, हमें बताना है वेलोसिटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट, हमें बताना है वेलोसिटी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, वही मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट, है ना। सो हम ब्लॉक ऑफ मास में सेंटर स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड द इक्विलिब्रियम एंड द रिलीज मतलब क्या, हमने फोर्स जीरो कर दिया, मैक्सिमम स्पीड बतानी है, तो मैक्सिमम स्पीड बतानी है। अब देखो फोर्स जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो कितना फोर्स लग रहा होगा उस पर, केवल के एक्स फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू एम इनटू ए के एक्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एम मास का था, कुछ किस मास का था, एम मास का था, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट के एक्स बाय एक्सेलरेशन निकल गया। क्या बोला था उसने, मैक्सिमम स्पीड बताया, तो मैक्सिमम स्पीड ऑब्जेक्ट की हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ और दिया हुआ क्वेश्चन, ब्लॉक मास का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होता है कि एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एक्सेलरेशन निकल आया हमारा। अब व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट ब्लॉक, फॉर द मैक्सिमम स्पीड वी कैन डू दिस बाय ds by dt। You guys are wondering what I'm doing here, but I'm not wondering what I'm doing here, because time is not given, only acceleration is given। So how can we do this question? नहीं, ये भी इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा तुम्हारे वाले, ओके इतना नहीं है, इसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। जब मैक्सिमम की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि हमारी पीक वेलोसिटी कहाँ आ रही होगी। अब ना हमें यहाँ पर उसने टाइम दे रखा है, ना उसने हमें ये बता रखा है कि भाई हमारा अगर हम v को टू प्लस अगर तुम सोच भी रहे हो कि सर किसी टाइम टी पे आ रही होगी, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि टाइम टी पे आ भी रही होगी, तो हम कैसे बता सकते हैं किस टाइम पे आ रही होगी, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ना कि वो टाइम क्या होगा। उस टाइम को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकते हैं कि इसका जो पीक वेलोसिटी हो रही होगी वो कब आ रही होगी। सो वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़े है ना, सो ये वाला उससे नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, a block of mass m is fired into a block of mass m initially at rest on a frictionless horizontal surface. The bullet gets embedded in the block. The bullet is moving with a v velocity before impact. Find the velocity of the block after the collision. Simple change in momentum लगाना है। ऊपर वाला क्वेश्चन चेंज इन मोमेंटम से हो सकता है क्या, चेंज इन मोमेंटम से, जैसे कि एम इनिशियल जीरो है हमारा मोमेंटम, इनिशियल देखो ना, फाइनल मोमेंटम जब हमने रिलीज करते हैं कितना होगा, जीरो का, और जब हम ऊपर पहुंच गए, जब हम मान लो पी वेलोसिटी होगी, तब हमारा मोमेंटम कितना होगा, उस हिसाब से तो नहीं होने वाला, तब भी नहीं आ पाएगा, नहीं वो वैसे नहीं होगा। अब बुलेट ऑफ मास है फाइंड द ब्लॉक ऑफ मास, ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक बुलेट को हमने फायर किया है, बुलेट एम मास की है, ब्लॉक हमारा कैपिटल एम मास का है, हमें बताना है कि जब वो एम्बेड हो जाएगी, हमारी ये एम वी वेलोसिटी चल रही है, वी वेलोसिटी चल रही है और ये रेस्ट भी होगा, बट हमारे फाइंड द ब्लॉक एम इनिशियली एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, बुलेट कैसे हो गई, एम्बेड हो गई, एम्बेड मतलब क्या, उसके अंदर चली गई है, बिल्कुल। अब हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक बुलेट सिस्टम की, तो बस वो लगाना है, हम उनको इनिशियल मोमेंटम कितना था एम इनटू वी डायरेक्शन को मान लेते हैं, और अगर वो साथ चलने लगेंगे तो भाई इस डायरेक्शन में चलेगा, तो एम प्लस कैपिटल एम इनटू वी इज इक्वल टू, ये वाली फाइनल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलर चेंज इन मोमेंटम लगाना था इसमें, ओके।
So I hope you guys understand this concept. चलिए ठीक है, फिर आज यहाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नीचे वाला क्या बोल रहे हैं? A block of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. Okay. A block of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and surface is 0.4. Mu as दे दिया तुम्हें 0.4. Calculate maximum force. अब maximum force लगता कितना है सर? Force nothing but mu times n sir. And sir what is n here? सर कोई ऊपर फोर्स तो है नहीं, सीधे नीचे फोर्स है। वो नीचे फोर्स कितना है? m into g यानी 5 into 10 10 into 50 हमारा क्या होगा? 50 हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। म्यू कितना है? 0.4 यानी कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स। सिंपल ये तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन था। ओके, आई होप चीज समझ में आई होंगी, है ना। ये जो 2 क्वेश्चंस थे हम टेंशन वाला नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एडवांस लेक्चर का है, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो 11 का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 4 ऑल्सो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम उसे उतने सिंपल नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा 11th का कॉन्सेप्ट। ओके, तो जितना हमारा पार्ट का था हमने उतना किया है। ओके, तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड टिल देन बाय बाय गाइस। नेक्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीक से। ओके, so till then, bye bye, have a nice day.